वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेज। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लास्टिड और राइबोसोम के एनसीईआरटी पार्ट पर फोकस किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले साइटोस्केलेटन के बारे में। बहुत सारे लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है, व्हाट इज द साइटोस्केलेटन। मैडम हमने तो पढ़ा था एंडोस्केलेटन, पर आप बात कर रही हो साइटोस्केलेटन, ये क्या है, ये हमें समझाइए। देखो ऐसा बिल्कुल भी ना समझो कि शरीर में सिर्फ हड्डियां ही एक ऐसा पार्ट है जो तुम्हें शेप देती हैं। सेल को भी अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ता है by the help of various type of structure। आज हम उन्हीं स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो सेल को एक डेफिनेट शेप, साइज, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जिस प्रकार से आपके शरीर को बोन्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, वैसे ही आपके सेल्स को भी बहुत सारे टिब्यूल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ये जो टिब्यूल्स होते हैं, ये जो चीजें हैं, नॉट एग्जैक्टली टिब्यूल्स, टिब्यूल्स पढ़ेंगे अभी हम लोग। ये जो संरचनाएं हैं जो सेल को शेप प्रोवाइड करवाती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं, रिजिडिटी देती हैं, शेप देती हैं, ये एक्चुअली किससे बनी हुई हैं? ये बनी हुई हैं प्रोटीन से। तो प्रोटीन से बने हुए वो धागे, वो ट्यूब्स जो सेल को शेप देते हैं, उन्हें हम साइटोस्केलेटन के अंदर पढ़ते हैं। द स्केलेटन, द कंपोनेंट विच प्रोवाइड द शेप ऑफ द सेल, विच प्रोवाइड सपोर्ट, स्ट्रेंथ टू द सेल, दिस इज कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ it is made up of extremely minute, fibrous, filamentous and tubular proteinaceous structure। सेल के अंदर पाए जाने वाले ये स्ट्रक्चर बहुत ही माइन्यूट होते हैं, फाइबर्स जैसे हो सकते हैं, फिलामेंट जैसे हो सकते हैं, पतले पतले रिबन लाइक, ट्यूबुलर ट्यूब जैसे हो सकते हैं, तो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों? ये सेल को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। सेल को क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो कि अगर अपने बॉडी के अंदर हड्डी नहीं होती तो क्या होता है, ऐसे पिच होकर गिर जाते हैं ना। तो कुल मिला के जैसे आपकी बॉडी में हड्डी है ना, ठीक है, वैसे ही ये इनकी बॉडी में सेल की हड्डी इज कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन, हमारी हड्डी इज कॉल्ड एज बोन। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस, बोन एंड कार्टिलेज, वैसे इनके पास भी है। सो लुक एट दिस, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज राइबोसोम। नाउ लिसन टू मी, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पर आप क्या देख रहे हो, अगर ये स्केलेटन नहीं हो तो सब सारे सेल ऑर्गेनेल एक दूसरे में जाके घुसते फिरेंगे कि नहीं फिर जाएंगे? अरे बोलो ना। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल एक में घुस जाएंगे कि नहीं घुस जाएंगे? पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहां पर ऑर्गेनेल्स को हम दूर दूर रखते हैं, यहां पर सेल ऑर्गेनेल्स को हम दूर दूर रखते हैं बाय द हेल्प ऑफ सो मेनी फ्रेमवर्क्स, बाय द हेल्प ऑफ सो मेनी साइटोस्केलेटन कंपोनेंट। इसलिए कभी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर आके नहीं घुस सकता, क्योंकि अगर आप देखें तो देयर आर सो मेनी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट इन बिटवीन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इन बिटवीन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कभी भी पास आने नहीं देते, फ्रेमवर्क ऐसे उधर दूर रखे, नहीं इधर नहीं आना, इधर नहीं आना, इधर अपना एरिया है, इस गुंडे के एरिया में नहीं आना, ठीक है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपने शेप पर, अपनी जगह पर क्यों है? क्योंकि इससे बहुत सारे इंटरमीडिएट फिलामेंट जुड़े हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे मायोफिलामेंट्स जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के ये जितनी भी चीजें हैं ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं, सेल को शेप, रिजिडिटी, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, सेल के सेल ऑर्गेनेल को जगह प्रोवाइड करवाती हैं। सेल डिवीजन में इनका बहुत बड़ा रोल है। सेल जब डिवाइड होती है तो उसे स्टिफ और कड़क रहना जरूरी है, नहीं तो ऐसे ढीली ढीली रहेगी तो डिवाइड नहीं हो पाएगी। तो ये कड़कपन देने में, रिजिडिटी प्रोवाइड करने में, सेल प्लेट बनाने में बहुत सारे काम हैं। सेलिया, फ्लैजिला, बहुत सारी चीजें करते हैं। आइए पढ़ते हैं, ठीक है। सो इट गिव द मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है। मोटिलिटी, अच्छा अगर मान लीजिए कि मैं ऐसे चल रही हूँ, अगर मेरे पास हड्डी नहीं होती तो ऐसे तन के कैसे चल पाते? नहीं चल पाते ना, फिर अपन ऐसे रहते। तो ये भी सेल को मोटाइल होने का ऐसे, अच्छा अपने बॉडी में ऐसी कोई विशेष प्रकार की सेल नहीं है जो मोटाइल हो। जैसे स्पर्म इज द वन ऑफ द ओनली सेल जो कि मोटाइल होती है, जिसके पास एक फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है। तो कुल मिला के किसी भी सेल में ये मोटिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर वो चल पाती है तो सेल का शेप मेंटेन भी करने का काम करती है। नाउ बच्चों, अब अगर हम लोग पढ़ें आगे, देखिए नाउ
सो साइटोस्केलेटन जो है ये किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है, डन। इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर फिलामेंट होते हैं, डन। इसके अंदर क्या होते हैं? टिब्यूल्स होते हैं, डन, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन को बेसिकली हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। साइटोस्केलेटन को हम बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों। कौन कौन से पार्ट हैं? आ जाओ देख लें। ओहो, ये तो कहीं और ही जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। द नंबर वन पार्ट इज व्हाट? नंबर वन पार्ट कौन सा है भैया? ये है माइक्रोट्यूब्यूल। पहला साइटोस्केलेटन कंपोनेंट क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट, या ट्यूब्यूल भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो साइटोस्केलेटन का कंपोनेंट है वो है माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। तो बेसिकली तीन प्रकार के कंपोनेंट हैं साइटोस्केलेटन में जो कि सेल को एक परफेक्ट शेप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? माइक्रोट्यूब्यूल्स की। सबसे मोटी ताजी जो है वो होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये सबसे मोटी ताजी होती हैं, ठीक है, और अंदर से हॉलो होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ेंगे एक एक करके। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो अंदर से हॉलो होती हैं। ये जिस प्रोटीन से बनी होती हैं उसका नाम है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। आप मेरी बात को समझ रही हो ध्यान से? क्या बोल रही हूं मैं? साइटोस्केलेटन क्या है? जैसे आपके शरीर में हड्डियां आपको एक स्ट्रेंथ, एक शेप प्रोवाइड करती हैं, वैसे ही आपकी सेल में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो सेल को एक शेप प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि पहला जो पार्ट है वो है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं, हॉलो होती हैं और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती हैं। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके, तो टेंशन नहीं लीजिए। इंटरमीडिएट फिलामेंट ये थोड़े से ठीक इतने पतले होते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इंटरमीडिएट, ना ज्यादा मोटे ना ज्यादा पतले। ये बने होते हैं एसिडिक प्रोटीन से, ठीक है। किससे बने होते हैं? एसिडिक प्रोटीन से। एसिडिक प्रोटीन मतलब ये कौन से प्रोटीन से बने होंगे? केराटिन। किससे बने होते हैं? केराटिन, ठीक है। तो किससे बने होते हैं? केराटिन से बने हुए होते हैं। सो माइक्रोट्यूब्यूल सबसे मोटा है जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना हुआ है। इंटरमीडिएट प्रोटीन एसिडिक प्रोटीन से बना हुआ विच इज कॉल्ड एज केराटिन। और माइक्रोफिलामेंट, यस, कहाँ पढ़ा हम लोगों ने? माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं ये सबसे पतले होते हैं, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं बच्चों ये सबसे पतले होते हैं, ओके। तो आप क्या देख रहे हो? सबसे मोटा माइक्रोट्यूब्यूल, फिर कौन सा? इंटरमीडिएट फिलामेंट, फिर कौन सा? माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं ये होते हैं किससे बने होते हैं? ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं। इनका नेचर कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के होते हैं। देखो भैया ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मसल्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मसल्स में। और जरूरी नहीं है मसल में, ये होल बॉडी में पाए जाते हैं। पर ये बात है ये वाले जो प्रोटीन, ये वाले जो ट्यूब्स हैं, जो माइक्रोफिलामेंट हैं, ये शरीर में हर जगह पाई जाती है, हर सेल के अंदर होती है। फिर समझो मेरी बात को, ये जो माइक्रोफिलामेंट है जो कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के बने हैं, ये शरीर में हर सेल के पास पाए जाते हैं। पर आपको पता है कि हम लोग मायोसिन एक्टिन को मसल से इतना ज्यादा क्यों रिलेटेड करते हैं? क्योंकि ये मसल्स में प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं। यहाँ पर भले इतने अरेंज ना हो पर पाए सब जगह जाते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई ना? एक एक करके अब हम लोग इनके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द माइक्रोट्यूब्यूल्स। चलो शुरू करें। ये हो गया। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये बेसिकली किस चीज में काम आते हैं? सेल डिवीजन में, ठीक है। इनका रोल जो है भैया सेल डिवीजन में बहुत बड़ा है, ओके। इनका जो रोल है वो सेल डिवीजन में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। क्या है सेल डिवीजन में रोल, वो मैं अब आपको समझाने वाली हूं। देखो भैया ऐसा है
कि सेल जो इतनी आपको क्लियर दिखाई देती है क्योंकि उसके अंदर इतने सारे कंपोनेंट होते हैं जो उनको एक स्केलेटन प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो स्केलेटन हम पढ़ रहे हैं वो है माइक्रोट्यूब्यूल से, मतलब स्केलेटन में 3 चीजें जो होती हैं पाई जाती है, माइक्रोट्यूब्यूल पाया जाता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट पाया जाता है और कौन सा पाया जाता है, माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल के बहुत सारे फंक्शंस है। ठीक है, सपोज दैट कि हमें एक सेल को डिवाइड करना है, सपोज दैट दिस इज द सेल। अगर मुझे इस सेल को डिवाइड करना है, ये तो ओवल सेल बन गई, चलो कोई बात नहीं, अगर मुझे इस सेल को डिवाइड करना है, ठीक है, ये और ही गंदी बन गई, फिर से बनाती हूँ। ठीक है, चलिए, तो अगर मुझे इस सेल को डिवाइड करना है, ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू, ध्यान से समझे मेरी बात को। सपोज दैट कि ये आपके क्रोमोसोम है, ठीक है, ये आपके क्या है, बटरफ्लाई शेप के क्रोमोसोम है। ध्यान से देखेंगे बिल्कुल बात को मेरी, ये क्या है आपके बच्चों, क्रोमोसोम है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ लिख देती हूँ, मिट गया था शायद। पहले कंपोनेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, अपने क्रोमोसोम्स हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, अपनी सेल है। आधे से अधिक लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि वो क्या है, बन किसके अंदर है। मैं आपको माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन बताती हूँ और कहाँ कहाँ पर होते हैं ये बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, इधर एक स्ट्रक्चर होता है, ओके, किस कलर से बनाऊं मैं, इस कलर से बना देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, लुक थोड़ा बड़ा बनाती हूँ। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए, ये देखिए, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं कलर कर दूं तो और ज्यादा क्लियर होने लगेगा। किससे करूं, इसे कर देती हूँ। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये मैं माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन पढ़ा रही हूँ। ये जो स्ट्रक्चर आपको ऊपर दिखाई दे रही है क्या है, पहले लेबल कर लेते हैं अपन, आ जाइए। हाँ, तो ये क्या है, अपने क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्या है, क्रोमोसोम। ये क्या है आपका, सेंट्रोजोम। ये क्या है भैया मेरे, सेंट्रोजोम। ये किस में पाया जाता है, ओनली इन एनिमल सेल। ठीक है, किस में पाया जाता है, ओनली इन द एनिमल सेल। ठीक है, सेंट्रोजोम। नाउ सेंट्रोजोम में पाया जाता है एक स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये देखिए, ऐसे, ये दिख रहे हैं आपको, कैसे बनाया मैंने, ये देखिए 90 डिग्री पे बनाना है आपको। ये स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, इस स्ट्रक्चर का नाम है सेंट्रियोल। स्ट्रक्चर का नाम क्या है भैया मेरे, सेंट्रियोल। माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। माइक्रोट्यूब्यूल जो है, इसका रोल सेल डिवीजन में बहुत ज्यादा होता है। सेल डिवीजन में माइक्रोट्यूब्यूल का क्या रोल है और कहां पर रोल है वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल सेल का पार्ट होता है जो कि सेल के लिए बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है। ठीक, चलो नाउ अभी हम लोग सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज पर हैं। ठीक है बच्चों, आ जाओ। सो हम अभी सेल की मेटाफेज से फेज हैं बच्चों, मेटाफेज स्टेज पर। अभी हमारे पास ये जो 2 क्रोमोसोम हैं, अभी ये डिवाइड नहीं हुए हैं। सेल की मेटाफेज क्या होती है ये हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे सेल डिवीजन में, तो टेंशन नहीं लेना है अपने लोगों को। सेल की एक फेज होती है मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज स्टेज पर अभी सब कुछ वैसा ही पड़ा हुआ है, देयर इज नो सेल डिवीजन, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। नाउ मेटाफेज स्टेज एक स्टेज होती है सेल डिवीजन की। अभी मैं आपको क्रोमोसोम जब पढ़ाऊंगी तब वहां पर एक बार और बता दूंगी। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये जो आपको दिख रहे हैं सेंट्रियोल्स, इन सेंट्रियोल के माध्यम से, थोड़ा और कोई कलर ले लेती हूं मैं, इन सेंट्रियोल के माध्यम से ये क्रोमोसोम, ये जो फाइबर्स हैं, इन सेंट्रियोल के माध्यम से, आप देखो ध्यान से, ये देखो, ये देखो, यहां से जुड़े हुए रहते हैं आपके क्रोमोसोम। सेंट्रियोल के माध्यम से आपके क्रोमोसोम्स जुड़े हुए रहते हैं। नाउ पर अभी आपको ये देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर अभी क्रोमोसोम्स को जोड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर का नाम होता है, ध्यान से समझें, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिससे आपका सेंट्रियोल जुड़ा हुआ होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर।
ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं काइनेटोकोर। थोड़ा साफ साफ लिख देती हूं मैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, ये स्ट्रक्चर कहलाता है काइनेटोकोर, ठीक है। ये काइनेटोकोर देखिए, ये प्रोटीन से ही बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं जो क्रोमोसोम के एंड पर जुड़े हुए होते हैं। ये क्रोमोसोम को सेंट्रियोल से जोड़ने में मदद करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो फाइबर मैंने जोड़ रखा है ये क्या है, ध्यान से समझें। ये है क्रोमोसोम। अभी क्रोमोसोम में किसी भी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं हुआ है, ठीक है। अभी क्रोमोसोम में किसी भी प्रकार का कोई डिवीजन रेप्लिकेशन नहीं हुआ है। अभी हमने सिर्फ क्रोमोसोम को एक सेंट्रल प्लेट पे लाकर अरेंज कर दिया है और उसे सेंट्रियोल से जोड़ दिया है। पर सेंट्रियोल से आपका क्रोमोसोम एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है जो कि अभी क्रोमोसोम के ऊपर है। इसे कहते हैं काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, क्योंकि अभी हम लोगों को ये बहुत जगह काम आएगा। आपको लेबलिंग जो है वो अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। इसे आप क्या कहते हो, काइनेटोकोर। डन, दिस इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। नाउ ये जो ब्लू स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जो कि स्ट्रिंग लाइक है, ये क्या चीज है, ये जो ब्लू स्ट्रक्चर है ये है स्पिंडल फाइबर। ये क्या है बेटा, स्पिंडल फाइबर। दिस इज कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर। यहां पर भी हो गया स्पिंडल फाइबर, कोई टेंशन कोई परेशानी तो नहीं है, तो ये हो गया स्पिंडल फाइबर। अभी हम सेल की मेटाफेज स्टेज पर हैं जहां पर क्रोमोसोम सेंट्रियोल से जुड़े हुए हैं थ्रू द स्पिंडल फाइबर। डन 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 डन, इतनी में कोई किसी को परेशानी तो नहीं, ये हो गया क्लियर अपना। डन। तो स्पिंडल फाइबर सेल अब क्या करेंगे नेक्स्ट में, ध्यान समझना। ये जो स्पिंडल फाइबर है ना, ये धीरे धीरे करके ऐसे शॉर्ट होते जाते हैं, ठीक है, छोटे होते जाते हैं। ये ऊपर की ओर जाता जाता है, ये नीचे की ओर आता जाता है, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम है वो इस प्रकार से फट जाते हैं। मेरी बात समझे आप, कि ये जो स्पिंडल फाइबर है ये धीरे धीरे करके क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं और बीच से क्रोमोसोम को फाड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ऐसे घच से खींच रहे हैं, नहीं। एक्चुअली यहां पर होगी शॉर्टनिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द स्पिंडल फाइबर। यहां पर स्पिंडल फाइबर की जो लेंथ होगी वो छोटी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम है वो बीच से फट जाएंगे। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं। डन। तो ये हो गया ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया आपने ना। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए जब हम लोग नेक्स्ट स्टेज पर जाएंगे, देखिए क्लियर कर दिया मैंने। अब हम लोग सेल की एनाफेज स्टेज पर हैं। सेल की कौन सी स्टेज पर हैं बेटा, अभी हम लोग हैं एनाफेज स्टेज पर, ठीक है। ध्यान से समझें। फिर से मैंने एक सेल बना ली, ठीक है, दिस इज अ सेल। ये सेल बना लिया मैंने। नाउ अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास ऊपर क्या बना हुआ था, ये हमारा थोड़ा ज्यादा ही बड़ा बना दिया, बट लेट इट बी, ठीक है, ठीक है। ये क्या बना दिया, हम लोग बना रहे हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम किसके पास होता है, सेंट्रोसोम मैडम आपने अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों को बताया था कि सेंट्रोसोम तो सिर्फ एनिमल सेल के पास ही होता है, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। प्लांट सेल के पास नहीं होता है। प्लांट सेल का डिवीजन हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। 90 डिग्री एंगल पर आपके पास यहां पर प्रेजेंट होते हैं, व्हाट, यहां पर प्रेजेंट होते हैं आपके पास सेंट्रियोल, ठीक है। ये देखो ये कैसे प्रेजेंट हैं, ये 90 डिग्री एंगल पर हैं, ठीक है। 90 डिग्री एंगल पर मैं बना रही हूं उसको, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल दिख रहा है, परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ऐसा एक ऐसा, तो 90 डिग्री एंगल पर हैं ये, ठीक है। ये हैं क्या, ये हैं सेंट्रियोल, ठीक है। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना। मैडम ये आप कहाँ चली जा रही हो, हम लोग तो माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन पढ़ रहे हैं। आप तो हम लोगों को माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन बता रही थी। माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन से आप सेल डिवीजन पे कहाँ पहुंच गई, इसलिए पहुंच गई क्योंकि सेल डिवीजन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल से बनी रहती हैं। सेल के अंदर ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं और सेल डिवीजन में मदद करते हैं। अब हम लोग कौन सी फेज पर है, एनाफेज। बेटा फेज पर आपने कंडीशन देख ली। एनाफेज पर क्या होता है, एनाफेज पर ये होता है कि जो आपके ये देखो ये देखो ठीक, इस प्रकार से आपके क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ये देखो ठीक, आपके क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। क्यों सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि द लेंथ ऑफ स्पिंडल फाइबर गेट शॉर्टेड। आपकी जो स्पिंडल फाइबर की जो लेंथ है वो छोटी हो जाती है। समझ में आई आपको बात। देखो
क्या देख रहे हो आप, पहले आपके क्रोमोसोम जुड़े हुए थे, बाद में क्या हुआ, बाद में हुआ कि स्पिंडल फाइबर की लेंथ क्या होती जाती है, लेंथ ऑफ स्पिंडल फाइबर, लेंथ ऑफ स्पिंडल फाइबर get reduced, so क्रोमोसोम, ये लिख भी सकते हैं आप, क्रोमोसोम will separated from middle। समझ में आ गई आपको बात, क्या बोला मैंने कि ये जो स्पिंडल फाइबर है इसका लेंथ छोटा होता जाएगा, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स बीच में फट जाएंगे, आप देख रहे हैं ये, ठीक है। अब ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ये जो स्पिंडल फाइबर आप देख रहे हो ना, ये जो स्पिंडल फाइबर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये स्पिंडल फाइबर बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर किससे बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। इवन ये जो सेंट्रियोल है ना, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है, समझ में आ गई बात, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है, सेंट्रियोल भी माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है और स्पिंडल फाइबर भी माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए हैं। आई बात समझ में, इसका मतलब ये कि माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो सेल डिवीजन करवाने में मदद करता है। माइक्रोट्यूब्यूल एनाफेज स्टेज पर, मेटाफेज स्टेज पर वो क्या करता है, क्रोमोसोम्स को बाइंड करने का, बाइंड रखे रहता है, पर एनाफेज स्टेज पर वो क्रोमोसोम को बीच से फाड़ देने का काम करता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो पहला फंक्शन आपको क्लियर हो गया है कि जो आपका दैट माइक्रोट्यूब्यूल होता है ये क्रोमोसोम को सेपरेट करने का काम करता है एट द एनाफेज। पहला फंक्शन क्लियर हो गया कि हमारा माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ कहाँ होता है। तो हमको ये समझ में आ गया कि माइक्रोट्यूब्यूल सेल में स्ट्रक्चर देने के साथ साथ, सेल को स्ट्रक्चर देने के साथ साथ उसे सेपरेट, सेल डिवीजन करवाने में भी मदद करता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो ये आपने समझ गए कि माइक्रोट्यूब्यूल का पहला फंक्शन क्या होता है। अब हमने ये सीखा कि माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो क्या बनाता है, वो सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर बनाता है। स्पिंडल फाइबर का काम तो आप समझ गए कि ये क्रोमोसोम को बीच से स्प्लिट करने का काम करता है। नाउ अब हम सीखेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। लेट्स स्टार्ट, ठीक है, आ जाओ। देखो, तो सबसे पहले मैं एक सेंट्रोजोम बना लेती हूँ, ठीक है। ये अपना क्या है, मैं एक एक करके आपको लेबल भी करते दिखाते जा रही हूँ। ये है अपना सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम किस में पाया जाता है, ओनली इन द एनिमल्स, प्लांट में ये नहीं पाया जाता, ठीक है। ओके, डन। ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, ठीक है, विदाउट मेम्ब्रेन ऐसा लिख देती हूँ मैं, ठीक है। इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, नो मेम्ब्रेन बाउंड। तो ये हो गया सेंट्रियोल, सॉरी सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम के अंदर ऐसे, ठीक है, ऐसे दो पिलर पड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये देखो, एक पिलर ये हो गया और दूसरा पिलर ये हो गया बच्चों, ठीक है। ओके, डन। थोड़ा सा इसको कलर कर दूं तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, दिस इज द सेंट्रोजोम। ये क्या हो गया, सेंट्रोजोम। मैं सेंटर का मिटा देती हूँ। सो दिस इज द सेंट्रोजोम। पहले अपन कलर कर लेते हैं सेंट्रोजोम को। सो दिस इज योर सेंट्रोजोम, ठीक है। ये हो गया अपना सेंट्रोजोम, ऐसा सेंटर 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 सेंटर। जो ब्राउन वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जो कलर्ड है, इसे आप कहोगे सेंट्रोजोम, ठीक है। और सेंटर पर अब जो दो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर में बनाऊंगी उसे आप कहते हो सेंट्रियोल, ठीक है। जो सेंटर पर मैं बनाने वाली हूँ दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रियोल, ठीक है। आ जाओ, तो दो सिगरेट शेप के बना लें अपन। ये देखो, ये देखो, ये देखिए, बना लिया मैंने ऐसा, ठीक है। ओके, डन। ये क्या कहलाए, ये कहलाए सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, वेयर इट इज। तो ये हो गया भैया मेरे सेंट्रियोल। क्या काम कर रहा था ये आपको बताया, स्पिंडल फाइबर को शॉर्टन कर रहा था ताकि दो स्प्लिट हो जाए, क्या स्प्लिट हो जाए, क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक वाइट कलर करने की इच्छा है मेरी। चलो ये देखो, यहाँ पर मैंने वाइट कर दिया है, हालांकि अभी इस वाइट को बहुत सीरियसली मत लेना, यहाँ खाली है ये, ठीक है। ओके, चलो अब देखो, ये जो ब्राउन वाला स्पेस दिख रहा है, ये जो ब्राउन वाला स्पेस आपको दिख रहा है,
व्हाट इट कॉल्ड एज, क्या कहलाता है, ये कहलाता है पेरीसेंट्रियोलर स्पेस। ये क्या कहलाता है, पेरीसेंट्रियोलर स्पेस। ठीक है, सेंट्रियोल के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहते हैं पेरीसेंट्रियोलर स्पेस। डन, इतनी बात आपको क्लियर हो गई ना। अब आप मेरी बात को ध्यान समझना, अगर मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बनाऊं, ये देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊं तो मुझे सेंट्रियोल के अंदर कुछ अरेंजमेंट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल हम क्या जाना हमने कि सेंट्रियोल किससे बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेंट्रियोल इज अ माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। पर अगर मैं देखूं कि सेंट्रियोल में कहां पर माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है तो ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये देखिए, सेंट्रियोल में ऐसे आपको माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ठीक है, सेंट्रियोल पर आपको ऐसे माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ठीक है, अभी आपको ये क्लियर नहीं हो रहे हैं पर लेट इट बी, अभी आप ध्यान से देखो, ऐसे आपको माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये है माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, ये होते हैं सेंट्रियोल पर ऐसे। नाउ ये क्लियर हो गया आपको कि सेंट्रियोल पर माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर कहां पर हैं, ये क्लियर हो गया। नाउ अब मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। देखो यहाँ पर ये जो चीज है ना, ये बनाई हम लोगों ने, ये क्या है ये अब हम जानेंगे। ये समझ गए सेंट्रोसोम में कैसा अरेंजमेंट होता है सेंट्रियोल का, सेंट्रियोल दो सेंट्रियोल के बीच में कैसा क्या भरा होता है, पेरीसेंट्रियोल स्पेस कहलाता है, और उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं सेंट्रियोल के अंदर। अब हम देख रहे हैं अरेंजमेंट, आ जाओ चलो देखो सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल शो करता है 9+0 अरेंजमेंट। सेंट्रियोल क्या शो करता है, 9+0 अरेंजमेंट। ठीक है, 9+0 ये क्या है मैडम, ये क्या नई चीज आप बता रही हो, कोई बात नहीं है यार, आप देखो तो मजे तो देखो क्या है। मैं बहुत ज्यादा गोल तो नहीं बना पाऊंगी पर ठीक है, थोड़ा कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ। चलो आ जाओ, देखो तो मैं आपको बता रही हूँ व्हाट इज अ 9+0 अरेंजमेंट इन सेंट्रियोल। ठीक है, 9+0 अरेंजमेंट क्या है सेंट्रियोल के अंदर, देखिएगा ध्यान से, इधर आ जाइए, कौन से कलर से बनाऊं, इससे बना लेती हूँ। चलो 1 1, थोड़ा बड़ा बनाती हूँ, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, हमको 9 बार ये चीजें बनानी है। 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 7, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 ही हो पाए, 8। और एक कहाँ बना दूं, जगह तो दिख नहीं रही मुझे, ये वाला थोड़ा मिटा देती हूँ, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा लेती हूँ। ये बन गए। मैडम ये क्या आपने इतने सारे लड्डू बना रखे हैं, ये तो जरा समझाइए हम लोगों को। देखिए क्या है, ये जो चीज आपको राउंड दिखाई दे रही है बच्चों, अभी इट जस्ट अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। एग्जैक्टली थोड़ा कुछ ऐसा दिखेगा, मैं आपको इसका ओरिजिनल डायग्राम दिखाऊंगी। ये जो राउंड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आप कहते हो माइक्रोट्यूब्यूल्स। इन्हें आप क्या कहते हो, माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, किसका अरेंजमेंट है, सेंट्रियोल अरेंजमेंट। ये क्या है, सेंट्रियोल अरेंजमेंट। अब ध्यान से समझना, सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल कैसे अरेंज रहता है। ठीक है, ध्यान से समझो, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था ना कि माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रियोल जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, पर माइक्रोट्यूब्यूल में माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो कैसे अरेंज रहता है सेंट्रियोल में, ये भी तो जानना जरूरी है। तो जो राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज माइक्रोट्यूब्यूल। अब ये कितनी रोज आपको दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोज दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या हो गए, 9। ठीक, सेंटर पर आपको कोई चीज दिखाई दे रही है क्या, नहीं, तो ये हो गया 0। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि 9 रोज में प्रेजेंट हैं, 9 रोज में माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं और सेंटर पर कुछ नहीं होता। 9 रोज पर माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं और सेंटर पर कुछ नहीं होता है, समझ गए। तो इसलिए आप इसे 9+0 अरेंजमेंट कहते हैं, सेंटर पर कुछ नहीं है इसलिए 0। ठीक है, 0 का मतलब भी लिख लीजिए आप लोग, 0 मतलब सेंटर नॉट
नॉट हैविंग एनी माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, सेंटर के पास कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, इसीलिए आप उसे 0 कहते हो। 9, ठीक, 9 रोज में। नाउ अब आप काउंट करो कि कितने हैं माइक्रोट्यूब्यूल, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल काउंट करो कितने हैं, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कितने होंगे, 9 तो रोज हैं, 9 रोज है और हर रो में कितने माइक्रोट्यूब्यूल है, 3, तो कितने हो गए 27। तो कितने माइक्रोट्यूब्यूल है आपके पास, 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इन 1 सेंट्रियोल। तो 1 सेंट्रियोल के पास कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं, 1 सेंट्रियोल के पास 27 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल कितने रोज में अरेंज होते हैं, 9 रोज में अरेंज होते हैं, ठीक है, 9 रोज अरेंजमेंट। ओके, नाउ अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना जो मैं समझा रही हूं। अब ये जो 9 रोज अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, तो माइक्रोट्यूब्यूल उधर तो भग सकते हैं ना, भगाना नहीं है अपने को, समझ में आ गई बात, भगाना नहीं है अपने को, ये बात याद रखिएगा। इसलिए हमारे पास यहाँ पर कौन से कलर से बनाओ, पिंक से बनाती हूँ, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर देखो, सपोज दैट कि मेरी ये ए यूनिट है, ये बी माइक्रोट्यूब्यूल, ये सी माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। ऐसा ही ये ए माइक्रोट्यूब्यूल, बी माइक्रोट्यूब्यूल, सी माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। तो ए बी सी 3 माइक्रोट्यूब्यूल हैं। अब हमेशा हमें सी को ए से जोड़ना है, ठीक है, फिर सी को ए से जोड़ना 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 है। आप देख रहे हैं कि हमेशा यहाँ पर ए का लिंकेज सी के साथ होता है, हमेशा तीसरे वाले माइक्रोट्यूब्यूल को पहले वाले दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल रो के पहले वाले माइक्रोट्यूब्यूल से जोड़ते हैं। देखो, देख लो ना यहाँ पर, तो ये कौन से हो गए, ए बी सी, तो हमने सी ए बी सी, सी वाले को हमने किससे जोड़ा, ए से, ठीक है, फिर सी वाले को हमने किससे जोड़ा, ए से, ठीक है, फिर सी वाले को हमने किससे जोड़ा, ए से, ठीक है, फिर सी वाले को हमने किससे जोड़ा, ए से, फिर सी को किससे जोड़ा, ए से, फिर सी को किससे जोड़ा, ए से, फिर सी को किससे जोड़ा, ए से। तो कुल मिलाकर हमेशा हम सी वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो दूसरे रो के माइक्रोट्यूब्यूल के ए वाले से जुड़ता है। तो इस लिंकेज को हम क्या कहेंगे, इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं, इस लिंकेज को हम ये जिस स्ट्रक्चर के माध्यम से, जो पिंक पिंक आपको रॉड्स दिखाई दे रही है ना, इन रॉड्स को आप कहते हो एसी लिंकर। क्या कहते हो भैया मेरे, इसे आप कहते हो एसी लिंकर्स। क्या कहते हो, AC लिंकर। All the microtubule get held together to make the centriole। हर माइक्रोट्यूब्यूल को एक साथ रहना ही पड़ेगा ताकि वो सेंट्रियोल बना सके। और अगर आपको एक साथ रहना है और आप इधर उधर भाग ना जाओ, इसलिए हमारे पास कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि 9+ अरेंजमेंट कहलाता है। और 9+0 अरेंजमेंट सेंटर पर कुछ नहीं है, बट ऑल द माइक्रोट्यूब्यूल इन द 3 गुच्छास अरेंज इनटू द रेडियल मैनर, चारों तरफ अरेंज होते हैं। पर हर माइक्रोट्यूब्यूल का जो ट्रिपलेट है, ठीक है, दिस इज द ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल ना, ये क्या है, ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये जो ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल दूसरे ट्रिपलेट से जुड़ा रहेगा थ्रू द एसी लिंकर, AC, सी वाले का ए वाले के साथ, ठीक है ना। अब सेंटर से भी जोड़ना जरूरी है, नहीं तो ये इधर उधर भाग जाएंगे। तो सेंटर पर हमारे पास एक और स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए, हम सेंटर पर हमारे पास एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं हब, ठीक है। सेंटर पर हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है जिसका नाम है हब। हब किससे बना होता है, इट इज अ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है, एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है। ओहो, इट इज अ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, ओके ओके, ये प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है हब। अब इस हब से हमें सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स को भी जोड़ना है, ठीक है। तो हर माइक्रोट्यूब्यूल को हम हब से जोड़ेंगे। कौन से कलर से बनाऊं, ब्लैक से बनाती हूँ, ठीक है। हर माइक्रोट्यूब्यूल से आप जोड़िए, ये देखिए जोड़ रहे हैं आप, हर माइक्रोट्यूब्यूल से हब को जोड़िए, जोड़ते जा रहे हैं, क्यों, ताकि वो इधर उधर ना बिखर जाए, छोटा है ना बेचारे, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे से तो है, ठीक है। तो हर माइक्रोट्यूब्यूल को आपने सेंटर से जोड़ा, हब से जोड़ा, जो कि एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे बच्चों, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पोक। बिल्कुल ध्यान से लेबलिंग देखिएगा क्योंकि बहुत गचर पचर मच गया है, ठीक है। इसे आप कहते हो स्पोक। फिर से समझे, दिस इज द 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन द सेंट्रियोल, ठीक है।
इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो 3-3 के गुच्छे में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 3-3 के गुच्छे जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल के ही बने होते हैं, पर हर 3-3 का गुच्छा दूसरे वाले 3-3 के गुच्छे से अरेंज रहेगा। कितने रोज में 3-3 के गुच्छे हैं? 9 रोज में, ठीक है। और हर गुच्छे में कितने हैं? 3, ट्रिपलेट। तो 9 × 3 कितना हो गया? 27, ठीक है। तो वी हैव 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स इन वन सेंट्रियोल, और हर ट्रिपलेट दूसरे ट्रिपलेट से जुड़ा रहता है थ्रू द एसी लिंकर, ठीक है। और हर माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर से जुड़ा रहता है थ्रू द स्पोक्स, ठीक है। सो दिस इज द 9+0 अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। डन 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 डन, ठीक है। इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हो गया माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट इनटू द सेंट्रियोल, 9+0 अरेंजमेंट, ठीक है। सेंट्रियोल में किसी भी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये याद रखना। नाउ माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो एक तो पहला स्पिंडल फाइबर बनाता है, माइक्रोट्यूब्यूलर जो होते हैं वो पहला स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं वो सेंट्रियोल जो मैंने आपको अभी बताया, तीसरी चीज जो वो बनाते हैं वो है सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है। तीसरी चीज वो क्या बनाते हैं? सीलिया और फ्लैजिला। उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं, पर थोड़ा सा डिटेल पढ़ ले, नहीं तो फिर रोगे कि हमको नोट्स नहीं दिया। चलो आ जाओ। Now, what is a microtubule? They are found in the matrix of eukaryotic cell. जो eukaryotic cell होती हैं उनके मैट्रिक्स, मतलब जो उनका कह सकते हैं जो सेंटर पार्ट होता है विच इज द साइटोप्लाज्म, वो वहां पर पाया जाता है, ठीक है। मैक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ना वो अंदर से हॉलो होते हैं, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो हॉलो होते हैं। दूसरे कैसे होते हैं? ये अनब्रांच्ड होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल और क्या होते हैं? अनब्रांच्ड, ठीक है। हॉलो होगा, अनब्रांच्ड होगा, मैट्रिक्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। एक माइक्रोट्यूब्यूल का डायमीटर करीब 25 नैनोमीटर हो सकता है, ठीक है, ओके। एक माइक्रोट्यूब्यूल का डायमीटर करीब 25 नैनोमीटर हो सकता है, ठीक है, ओके। अब उसके बाद ये बने होते हैं किससे? टिब्यूलिन प्रोटीन से, एज वी नो दैट, ठीक है। ये किससे बने होते हैं? टिब्यूलिन प्रोटीन से। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूं। ये बने होते हैं टिब्यूलिन प्रोटीन से। 2 टिब्यूलिन प्रोटीन है, अल्फा और बीटा, ठीक है। 2 टिब्यूलिन प्रोटीन है, ये होते हैं अल्फा और बीटा, डन। और इनमें किसी भी प्रकार की कोई कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी नहीं होती। दे आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये कैसे होते हैं? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। मेरी बात समझ गए आप लोग? क्या बोल रही हूं मैं, फिर से समझे। माइक्रोट्यूब्यूल एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक माइक्रोट्यूब्यूल एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है। इसमें किसी भी प्रकार की ब्रांचिंग आपको नहीं दिखाई देगी। इसका जो डायमीटर होता है वो करीब 25 नैनोमीटर होता है। ये रेडियल मतलब रोज में अरेंज रहते हैं, ओके। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। अल्फा और बीटा 2 ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं इनमें, जिनमें कॉन्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक है। ये क्या बनाते हैं? सीलिया फ्लैजिला, ठीक है, ये अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेंट्रियोल्स मैंने आपको बता दिया है, और बेसल बॉडी। तो अब हमारे पास सीलिया फ्लैजिला और बेसल बॉडी, ये 2 चीजें बची हैं, वो मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज प्रोकैरियोटिक सेल। अभी हमने पहले ही लाइन में पढ़ा कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उनके मैट्रिक्स में पाया जाता है माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाएगा। हालांकि यहाँ हैव लिखा है, तो यहाँ पर आपको लिखना है डू नॉट हैव, ठीक है, या लिख सकते हैं लैक। तो प्रोकैरियोटिक सेल में किसी भी प्रकार का कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये क्लियर हो गया। नाउ अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें आपको पिंक और येलो कलर के कुछ संरचनाएं दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। पिंक और येलो जो संरचनाएं हैं ये एक के बाद ऑल्टरनेटिव मैनर में अरेंज हैं, और ये सर्कुलर एक पाइप लाइक संरचना बना रहे हैं जो सेंटर से हॉलो आपको दिखाई दे रहा है। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल की संरचना है, ठीक है, जो कि एक पाइप लाइक अरेंजमेंट बनाती है, और सेंटर पर ये हॉलो। ऑल्सो लिख देती हूँ, माइक्रो ऑल्सो हैव, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास भी होता है, यूकैरियोटिक सेल्स के पास होता है। बस यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोगों ने पढ़ा सेंट्रियोल, ठीक है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम सीलियाज के बारे में पढ़ेंगे। फ्लैजिलास भी हो सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया में फ्लैजिला हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल मैट्रिक्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि सेंट्रियोल, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं लाइक सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। नाउ
अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं जो कि अल्टरनेटिव मैनर में अरेंज होते हैं। ये एक पाइप लाइक अरेंजमेंट बना देते हैं जो कि सेंटर से हॉलो होता है। नाउ ये हो गया आपका। नाउ तो हम लोगों ने सेंट्रियोल पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सीलिया और फ्लैजिला की, ठीक है। हम बात करने वाले हैं सीलिया और फ्लैजिला की, ठीक है। तो पहला हमने बना लिया है, क्या बना लिया है, पहला हमने बना लिया है अपना सेंट्रियोल। नाउ अब हम बात करेंगे सीलिया और फ्लैजिला की। नाउ ये सीलिया और फ्लैजिला होते क्या है बच्चों, क्वेश्चन तो ये है ना, ये जो सीलिया और फ्लैजिला है ये क्या है। सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं, दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला के बारे में एक छोटा सा डिफरेंस मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। सीलिया स्मॉल होता है, जो फ्लैजिला होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। मेरी बात समझ गए आप। जो सीलिया होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है और बहुत सारे होते हैं, जबकि फ्लैजिला जो होता है वो बड़ा होता है। नाउ अगर मैं बात करूं एक पैरामीशियम सेल की, ठीक है, सपोज दैट कि मैं एक पैरामीशियम सेल की बात कर रही हूं, ठीक है। तो इसकी पूरी बॉडी में हमारे पास सीलिया है, ठीक है। वी हैव so many cilias into the body, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे सीलिया हैं, ठीक है, ओके। सो ये क्या दिख रहा है आपको, दिस इज द सीलिया, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही तो आपको दिखाई दे रहा है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नाउ सीलिया जो है ये न्यूमरस होते हैं, ठीक है। सीलिया कैसे हैं, न्यूमरस, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। किससे बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ सीलिया, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि आपके सेल में किसी भी प्रकार का जो मूवमेंट होता है वो जैसे हम लोग कोई भी सेल है, हमारी सेल जो है, बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो मूवेबल नहीं होती। जैसे स्पर्म एक सेल है जो कि फ्लैजुलर मूवमेंट शो करती है, पर हमारी सेल में सीलियर मूवमेंट कहाँ कहाँ शो होता है, सीलियर मूवमेंट आपके नेजल पैसेज में शो होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में शो होता है। तो आपने देखा कि सीलिया के माध्यम से सेल मूव करती है, ठीक है, पर हमारी सेल या हमारे बॉडी की सेल्स सीलिया से मूव करे ना करे, पर वो कुछ चीजों को मूव जरूर करवा सकती है। मतलब अगर सेल में सीलिया है तो वो दो काम कर सकती है, या तो वो खुद मूव करे, ठीक है, या तो वो खुद मूव करे, या तो वो किसी चीज को धक्का दिलवाए, ठीक है। मेरी बात समझो कि अगर किसी सेल के पास सीलिया है, ठीक है, सपोज दैट, बहुत ही बड़े बड़े बना दिए सीलिया मैंने, क्यों, ठीक है। तो अगर किसी सेल के पास सीलिया है, ठीक है, अगर किसी सेल के पास सीलिया है, ठीक, तो वो खुद ही मूवमेंट करे, ठीक। कैसे मूवमेंट करे, इट इज लाइक दैट, ठीक है, इट इज लाइक दैट। हमेशा जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, ऐसा, ठीक है, ओके, ऐसा, ओके। तो हमेशा जो मूवमेंट होता है सीलिया के थ्रू वो कैसा होता है, जैसे हम नाव चला रहे हैं, ओके। तो या तो सेल खुद मूव करे और आगे पहुंच जाए, या तो सेल खुद मूव करे और आगे पहुंच जाए। डन, ये सेल आगे पहुंच गई, कोई टेंशन नहीं है। कैसा मूव किया हमने, कैसा मूव किया हमने, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा पीछे आगे, ठीक है, मतलब ऐसा पीछे की ओर जा रहे हैं, ठीक, हम धकेलते जा रहे हैं चीजों को और आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो या तो सेल खुद मूव करे, या तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई फूड पड़ा हुआ है, ठीक है, सपोज दैट कि यहाँ पर कोई फूड पड़ा हुआ है, तो सीलिया क्या करते हैं, उसको धकेल धकेल कर आगे या पीछे की ओर पहुंचा सकते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग की अगर हम लोग बात करें तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जब एग फेलोपियन ट्यूब में आता है तो फेलोपियन ट्यूब में एग को धक्का देना बहुत जरूरी है। तो कैसे आप धक्का दोगे, धक्का कैसे दोगे आप क्या करोगे, पहले पीछे जाओगे फिर उसको धक्का मारोगे, पीछे जाओगे फिर उसको धक्का मारोगे, तो ऐसा, ठीक है। आप उसको धक्का मार मार के क्या करते जाते हो, उस डेफिनेट जगह पर पहुंचा देते हो जहां पर उसे जाना है। फिर से समझो, सीलिया न्यूमरस होते हैं, बहुत सारे होते हैं बॉडी में। इनके दो फंक्शन होते हैं, या तो ये सेल को स्वयं मूव करवाए, मेरी बात समझे आप,
सीलिया के दो फंक्शंस होते हैं, या तो ये सेल को स्वयं मूव करवाए, ठीक है, मतलब सीलिया है तो ऐसे ऐसे मूव करते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, या तो अगर इसके ऊपर कोई चीज पड़ी हुई है तो उसे धक्का मार मार के किसी एक डेफिनेट प्लेस पर पहुंचा दिया जाए जहां उसे जाना है। तो सपोज दैट कि अगर ये खाना यहाँ पड़ा है और यहाँ पर उसका गलेट है, गलेट मतलब माउथ है, तो सीलिया क्या करेंगे कि धक्का मार मार के उसे गलेट मतलब कि उसके माउथ तक पहुंचा देंगे। मेरी बात समझे आप? तो या तो सीलिया किसी चीज को धक्का मारकर उसके डेफिनेट प्लेस पे पहुंचा देते हैं, या तो खुद सेल को मूव करवाते हैं। ह्यूमन बॉडी में जहां जहां पर भी सीलिएटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है वो चीजों को मूव करवाने में मदद करता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सीलिएटेड एपिथेलियम होता है वो क्या करता है, वो कचड़े को बाहर निकालता है। अच्छी तो क्या किया, धक्का मार के बाहर निकाला। ये सब फंक्शन समझ में आया आपको सीलिया का? व्हाट इज द एग्जैक्ट रोल ऑफ द सीलिया? सीलिया इज मेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ सेल, और इट विल प्रोपेल द थिंग्स टू रीच द डेफिनेट प्लेस। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई? नाउ सीलिया और फ्लैजिला इन दोनों में, बस इतना ही था इसमें। नाउ सीलिया और फ्लैजिला इन दोनों में क्या पाया जाता है? सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला इन दोनों में पाया जाता है 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, कौन सा अरेंजमेंट पाया जाता है? 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। आपने सेंट्रियोल में कैसा अरेंजमेंट देखा है? सेंट्रियोल में आपने 9+0 अरेंजमेंट देखा है, जबकि आप सीलिया और फ्लैजिला में कैसा अरेंजमेंट देखोगे? 9+2 अरेंजमेंट। चलिए देखें, 9+2 अरेंजमेंट जो है आपने वहां पे ट्रिपलेट देखे थे, यहां पर आप डबलेट देखोगे। कैसे? देखिए, आ जाइए, क्या है इसमें। सबसे पहले हम लोग अच्छा, सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा एक साथ जोड़ दिया मैंने, क्यों? हाँ, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्ड, मेनली फ्लैजिला ही होता है वैसे। चलो अब हम लोग देखते हैं, तो ये हमने बना लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, बना लो। फ्लैजिला का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग, 9+0 अरेंजमेंट, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नाउ इनके पास एक कोर होता है, ये देखो, इनके पास एक कोर होता है। द कोर इज नोन एज एक्सोनीम। इनके पास जो कोर है, इनका सेंटर का पार्ट होता है, उसको आप कहते हो एक्सोनीम। नाउ अब हम यहाँ पर बनाएंगे अपना 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 अरेंजमेंट अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, कोई टेंशन नहीं है उसमें। तो यहाँ पर डबल डबल गुच्छे होते हैं, 1, ठीक है, 2, नाउ ही बनाने हैं 3, ठीक है, 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गए, थोड़ा सा इसको और पीछे बना ले हम लोग, ठीक, ये हो गए 8 और ये हो गए 9, ठीक है। अब आप देखिए इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें आपको दिखाई दे रहा है डबलेट। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? डबलेट, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हम फ्लैजिला का 9+2 अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, हम फ्लैजिला का 9+2 अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं। फ्लैजिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। ये डबलेट है, किसके डबलेट है भैया मेरे? ये डबलेट है माइक्रोट्यूब्यूल्स के। ये डबलेट किसके होते हैं? ये होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के, माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है, ठीक है, दो दो के गुच्छे में पाए जाते हैं। कितने रोज में है माइक्रोट्यूब्यूल? कितने रोज में? इन 9 रोज, ठीक है, कितने रोज में है? 9 रोज। तो 9 × 2 करोगे तो कितना होगा? 18, ठीक है। बेचारा बहुत दुखी, बहुत परेशान, ये क्या हुआ मेरे साथ, मैंने तो सेंटर पर भी रखा, सेंटर, अरे यार सेंटर कैसे छोड़ दिया अपन ने, ये देखिए सेंटर पर भी रखा अपन ने, हमने सेंटर पे भी रखा, उसने तो सेंटर पे नहीं रखा था सेंट्रियोल ने, फिर भी उसके पास ज्यादा है, हमारे पास क्यों कम है? क्योंकि बेटा उसमें वो 3-3 के गुच्छे में थे, तुम 2-2 के गुच्छे में ही हो, तो तुम्हारे पास टोटल जो है 20 माइक्रोट्यूब्यूल है, उनके पास तो 27 थे। बहुत बहुत परेशान है ये, मैंने इतनी मेहनत की, सेंटर पर भी माइक्रोट्यूब्यूल ला के रखा, फिर भी मेरे साथ इतना गड़बड़ हो गया। जीवन जीने सच्चा मैं मर क्यों नहीं जाता? जीवन क्यों है ऐसा मेरे साथ? अरेंजमेंट है बेटा, सेंट्रियोल के पास बहुत सारे काम होते हैं, इनका काम तो मूवमेंट कराना है, ठीक है ना। अब अगर मैं इन यूनिट को क्या मान लूं? ए
अगर मैं इन यूनिट को क्या मान लूं, अगर मैं इन यूनिट को मान लूं ए बी, ठीक है, तो ये हो गया ए बी, ठीक है, ये हो गया ए बी, ठीक है। तो हमेशा किससे जोड़ना है, बी से ए को, ठीक है, बी से ए को, 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 ठीक है, और बी से ए को। तो आपने वहां पे देखा था कि कौन सा लिंकर पाया जा रहा था, एसी लिंकर। यहां पर कौन सा लिंकर पाया जा रहा है, ए बी लिंकर। ए बी लिंकर क्यों है मेरे प्यारे बच्चों, ए बी लिंकर इसलिए है क्योंकि सी यूनिट ही नहीं है। भाई वहां पर एसी लिंकर क्यों था, क्योंकि वहां पर सी यूनिट थी, यहां पर सी यूनिट ही नहीं है, यहां पर तो बी यूनिट है। डन, इतनी बात आपको क्लियर हो गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना। उसके बाद ये कौन से हैं, ये हैं सेंटर माइक्रोट्यूब्यूल, ये हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। कितने होते हैं ये, टीब्यूल, ये कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। अब पेरिफेरल जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो सेंटर के माइक्रोट्यूब्यूल से जिस स्ट्रक्चर से जुड़े रहेंगे, सेंटर के माइक्रोट्यूब्यूल से जिस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होंगे, उसे आप क्या कहते हो, उसे आप कहते हो स्पोक्स। पढ़ाया मैंने आपको पहले भी, उसे आप क्या कहते हो, स्पोक्स। उसे आप क्या कहते हो भैया मेरे, उसे आप कहते हो स्पोक, ठीक है। तो ये हुआ 9+2 अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजिला, ठीक है। ये क्या है, 9+2 अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजिला। सेम अरेंजमेंट सीलिया में भी पाया जाता है, 9+2 अरेंजमेंट। सेंट्रियोल में कौन सा अरेंजमेंट था, 9+0 अरेंजमेंट। सीलिया फ्लैजिला में कौन सा अरेंजमेंट था, 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है। आई बात समझ में, कोई टेंशन कोई परेशानी तो नहीं ना। सीलिया के बारे में मैंने आपको फंक्शन तो पढ़ा दिया, पर मैंने फ्लैजिला के बारे में नहीं पढ़ाया। 9+2 अरेंजमेंट आप समझ गए। सीलिया का फंक्शन समझ में आया आपको कि सीलिया पूरे सेल में न्यूमरस होते, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो सीलिया का 2 फंक्शन है, या तो वो सीलिया के माध्यम से पूरी सेल को मूव करवाएं, ठीक है, या तो सीलिया के माध्यम से आप सेल को मूव करवाते रहे, इधर उधर जाते रहे, या तो आप चीजों को ऐसे करके मार मार के धकेल कर उस जगह पर पहुंचा दे जहां उसे जाना है। सीलिया का फंक्शन। नाउ फ्लैजिला का फंक्शन क्या होता है कि फ्लैजिला जो है वो किसी भी सेल में एक या बहुत बड़ा होता है, और 1 2 3 मतलब सीलिया से बहुत ही कम होते हैं, ये बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं। सीलिया नहीं रहता है कवर्ड, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों, पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहेगा। फ्लैजिला का एग्जैक्ट जो है काम क्या है, फ्लैजिला का एग्जैक्ट काम है मूवमेंट। फ्लैजिला का एग्जैक्ट काम क्या है बच्चों, मूवमेंट। आपके बॉडी में कौन सी सेल फ्लैजिलर मूवमेंट करती है, स्पर्म। स्पर्म आपके बॉडी में फ्लैजिलर मूवमेंट करता है, ये अपन लोगों ने पढ़ रखा है। तो फ्लैजिलर मूवमेंट, फ्लैजिला जो होता है वो बेसिकली मूवमेंट कराने का ही, मूवमेंट सेल को मूव कराने का ही काम करता है। आपकी बॉडी में फ्लैजिलर मूवमेंट स्पर्म के पास पाया जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए डिटेल पढ़ लेते हैं, अब माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन पढ़ लेते हैं। देखिए, तो ये क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर। पढ़ा हम लोगों ने, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन कौन से फेज में बनाता है, मेटाफेज में, ठीक है। स्पिंडल फाइबर का फंक्शन भी मैंने आपको बताया, ठीक है। इट फॉर्म्स द साइटोस्केलेटन ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला। कौन से अरेंजमेंट से साइटोस्केलेटन बनाता है, 9+2 अरेंजमेंट से, ठीक है। इट गिव्स द शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल। डेफिनेट सी बात है, क्योंकि ये प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर हैं, तो किसी भी सेल को एक शेप प्रोवाइड करने का काम तो करेंगे ही। अगर आपको मैं पहला वाला संरचना दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं ये इमेज अगर आपको दिखाऊं, तो यहां पर आपको माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहे हैं, ये देखिए माइक्रोट्यूब्यूल, कहीं ना कहीं से हर सेल ऑर्गेनल माइक्रोट्यूब्यूल से ही जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन से बने हुए एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो हर सेल ऑर्गेनल को होल्ड करके रखते हैं, ताकि सेल जो है वो अपनी रिजिडिटी और शेप को मेंटेन कर सके। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन द एनाफेज। ये भी मैंने आपको बताया कि स्पिंडल फाइबर जो माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए हैं वो शॉर्टन होते जाते हैं, जिससे क्रोमोसोम बीच से फट जाता है और वी शेप ले लेता है। वी शेप पढ़ेंगे अभी हम लोग, वी शेप ले लेता है, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर का ही काम है। जो स्पिंडल फाइबर होता ही नहीं तो तुम कैसे क्रोमोसोम का मूवमेंट करवा पाते, ठीक है, कैसे तुम मेटाफेज में मेटाफेज से एनाफेज में एंट्री कर पाते। तो क्रोमोसोम को बीच से फाड़ने के लिए हमें माइक्रोट्यूब्यूल की आवश्यकता होती है। इट हेल्प्स इन द intracellular transport of the nutrient. what do you mean by intracellular transport of the movement, transportation? तो suppose that कि ये क्या है आपका,
ये क्या है आपका पैरामीशियम, सपोज दैट, मैं बार बार बोलती रहती हूँ तो ये ना बोलना मैडम आपने बनाया तो इतना बुरा और जो है आप बोल रही हैं ऐसा ऐसा, तो इसीलिए बोल देती हूँ सपोज कर लो बेटा, सपोज, ठीक है। तो इसके बॉडी में क्या थे हमारे पास, न्यूमरस सीलिया, ठीक है। ये जो लाइन है इसका मतलब समझा रही हूँ, हेल्प्स इन द इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट, ध्यान से समझो बात को मेरी जो मैं बोल रही हूँ। तो ये हो गया। अब ये मान लीजिए भोजन आ गया इसके पास, ये ठीक है, ये इसका गलट है, गलट मतलब इनका माउथ है, ठीक है। अब यहाँ पर खाना पहुंचाना है तो ये क्या करेंगे, खाने को मूव कराएंगे धक्का मार मार के, ठीक है, धक्का मार मार के, अभी ऐसा धक्का मारेंगे, ठीक है, ऐसा धक्का मारेंगे, तो धक्का मारेंगे ऐसा, ऊपर की ओर धक्का मारेंगे, ये ऊपर की ओर धक्का मारेगा, ऊपर की ओर धक्का मारेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा, ये ऊपर की ओर धक्का मारेगा तो यहाँ पहुंच जाएंगे, ये ऊपर की ओर धक्का मारेंगे तो यहाँ पहुंच जाएगा और ये अंदर पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर से अंदर की ओर भी ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, और साथ ही साथ अगर सेल के अंदर कोई खाना पहुंच गया या कोई भी न्यूट्रिएंट पहुंच गया तो माइक्रोट्यूब्यूल भी उसे अंदर की ओर भी धक्का मारने का काम करते हैं, ठीक है। ओके डन, आगे बढ़े। नाउ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन, ठीक है। अच्छा एक चीज मेरे से और छूट गई है जो मैं बता देती हूँ, वो देखिए क्या है। अच्छा बाद में पढ़ते हैं, सेंट्रोजोम वगैरह अलग से दिया हुआ है आई थिंक, सेंट्रोजोम्स, हाँ ठीक है, पढ़ते हैं भी हम लोग इसको। चलो आ जाओ, देखो कहाँ थे हम लोग, माइक्रोफिलामेंट। अभी मुझे बेसल बॉडी बचा हुआ है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो क्या क्या बनाता है, सेंट्रियोल बनाता है, सीलिया फ्लैजिला और बेसल बॉडी। तो सीलिया फ्लैजिला हो गया, सेंट्रियोल हो गया, डिटेल अभी पढ़ लेते हैं उसकी, और बेसल बॉडी वहीं बता दूंगी। देखिए माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। अच्छा देखो यूकैरियोटिक सेल कौन सा बोल रहा है, मेनली एनिमल सेल, ठीक है, मेनली एनिमल सेल बोल रहा है, ठीक है। इसकी ना इनडेफिनेट लेंथ होती है, ठीक है, इसकी इनडेफिनेट लेंथ होती है, इसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है बच्चों, ठीक है। अब इसके बारे में आपको पता है कि हम लोगों ने तो पढ़ भी रखा है इसके बारे में तो हम लोगों ने पढ़ भी रखा है, कहाँ पे पढ़ रखा है, हमने पूरा मस्कुलर सिस्टम पढ़ रखा है इतनी डिटेल से, तो इसके बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो उसका स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है अपने को, ठीक है। ये मस्कुलर सिस्टम में कंप्लीट कर रखा है हम लोगों ने। ओके सो माइक्रोफिलामेंट, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक छोटी है ना तो ज्यादा काम नहीं, कम काम में भी चल जाएगा उनका जीवन, पर हमारी सेल को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। और आपने माइक्रोट्यूब्यूल को देखा कि वो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर का था, वो सिर्फ मूवमेंट करने का काम करवाता था, इधर उधर भगाता था, स्ट्रेंथ देता था, पर यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन वाले प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। ओके ये किससे बने होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से। किससे बने होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अब हमारे पास दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। मेरी बात समझ गए आप, हमारे पास दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हैं विच इज द एक्टिन एंड मायोसिन, पढ़ेंगे अभी उसके बारे में। नाउ हमारे बॉडी में जो मसल होती है उसके पास कॉन्ट्रैक्शन का एक बहुत ही मेजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये ताक दिना दिन था, ये जो डांस करते हैं हम कैसे करते हैं, बिकॉज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में पढ़ रखा है। हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, माइक्रोफिलामेंट किससे बने होते हैं, माइक्रोफिलामेंट दो प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं, एक होता है एक्टिन प्रोटीन, एक होता है मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। हमने दो माइक्रोफिलामेंट पढ़ रखे हैं, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मस्कुलर सिस्टम जाकर पढ़ना, मस्कुलर सिस्टम में मैंने आपको पढ़ा रखा है। मस्कुलर सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया था कि मायोफाइब्रिल्स के अंदर मायोफिलामेंट्स होते हैं, मायोफिलामेंट्स बने होते हैं दो प्रोटीन से, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के प्रोटीन होते हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं, ठीक है। इनका कोई लेंथ नहीं होता, बहुत ज्यादा लेंथ के हो सकते हैं, ठीक है। ओके नाउ तो एक्टिन कैसा होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन, जबकि मायोसिन कैसा है, फाइब्रस प्रोटीन। और ये साइटोप्लाज्म में, स्पेशली मसल के साइटोप्लाज्म में एक्सटेंसिव मैनर में प्रेजेंट होते हैं। अब ये बिल्कुल ना सोचें कि सिर्फ ये मस्कुलर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये बॉडी की दूसरी सेल्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मसल्स में थोड़ा सा ज्यादा अरेंजमेंट शो करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। नाउ तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, माइक्रोफिलामेंट के बारे में थोड़ा सा बता रही हूं, मैं रिवाइज ही करा रही हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये पढ़ा चुकी थी। माइक्रोफिलामेंट के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको, जिसमें मैंने आपको बताया था क्या, जिसमें मैंने आपको बताया था
कि वी हैव मायोफाइब्रिल, ये बताया था मैंने आपको, वी हैव मायोफिलामेंट्स, मायोफिलामेंट्स, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको कि हमारे पास मायोफिलामेंट होते हैं, ये हो गया मायोफिलामेंट, ये बताया था मैंने, जो मायोफिलामेंट जुड़े होते हैं जेड लाइन से, ठीक है, ओके, ये जेड लाइन थी, ठीक है, ओके। नाउ ये कौन से प्रोटीन का बना होता है? एक्टिन, ठीक, और इसी के सेंटर पर प्रेजेंट होता है मायोसिन, ये पढ़ाया था मैंने आपको, बोलिए, मायोसिन, ठीक है। मायोसिन में अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर हम लोगों ने हेड बना रखे थे, ये देखिए यहाँ पर हमने हेड बना रखा था, तो ये क्या करता था, मायोसिन का हेड ऐसा बाइंड करके अंदर की ओर लाता था, याद है आपको कि भूल गए आप हैं? बोलिए कि भूल गए आप, भूलना नहीं है भैया, ठीक है। सो मायोफिलामेंट जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के प्रोटीन्स होते हैं जो कि आप मसल्स में पाए जाते हैं। इट इज माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। Once the myosin head get attached with the actin, it will pull inward the actin, ठीक है, मायोसिन अटैच होगा एक्टिन के साथ तो एक्टिन को पुल करेगा इनवर्ड और मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी। इसके बारे में तो हमने इतने डिटेल में पढ़ रखा है, तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आ जाओ, हाँ कहाँ थे, मायोफिलामेंट, ओके। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डेफिनेट सी बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक ना हो जाए इस चीज का ध्यान बहुत ज्यादा ये रखते हैं मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट नहीं होंगे तो देखो क्या है कि देखो कैसे नेटवर्क में फैले हुए हैं, ये क्या करते हैं, एक पूरा फ्रेमवर्क बना देते हैं ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिच भी हो नहीं पाए, तो पिच ना हो पाए, ये क्या करते हैं, ऐसा खड़ा करके रखते हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करे, ऐसा चिपकने भी पाए तो ना हो पाएगी, ये ऐसे करके खड़ा करके रखते हैं, ठीक है, ओके। ये क्या करते हैं, जैसे दो सेल है, ठीक है, दो सेल अभी एक ऐसी है, अब ये जो है ये बीच में एक धसा कर सेल को ऐसा धसा कर, ये ऐसा धसा कर एक क्लीवेज फरो बनाते हैं, ठीक है। अगर आपके सेल के पास फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है तो सेल कैसे धसेगी, क्लीवेज फरो कैसे बनेगा, सेल कैसे डिवाइड होगी, तो ये जो होते हैं सेल डिवीजन के दौरान एक क्लीवेज फरो बनाने का काम करते हैं, जिससे सेल डिवीजन में काम आता, मतलब अगर क्लीवेज फरो ही नहीं बनेगा तो सेल डिवीजन कैसे होगा ना, ये सेल के मूवमेंट में काम करवाते हैं। भाई तुम्हारे पास ये है ही नहीं एक्टिन और मायोसिन, कैसे तुम्हारे मसल मूव करेंगे, कैसे तुम्हारी मस्कुलर सेल्स मूव करेंगी, कैसे तुम एक जगह से दूसरी जगह अपने हाथ और पैर का पोजीशन चेंज कर पाओगे, सीधी सी बात है ना। तो ये समझ में आया आपको, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल समझ में आए, किससे बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल बने होते हैं एक्टिन और मायोसिन से। मायोफिलामेंट किससे बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ठीक है। मायोफिलामेंट किससे बने होते हैं, एक्टिन और मायोसिन से। नाउ थर्ड जो है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट, इट इज मेड अप ऑफ एसिडिक प्रोटीन, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के होते हैं। एसिडिक प्रोटीन मतलब कौन सा प्रोटीन, केराटिन, ठीक है, ये केराटिन से बने होते हैं, ओके। इट हेल्प्स इन द क्रोमैटिन फॉर्मेशन, ठीक है, ये एक प्रोटीन के नेचर के होते हैं जो कि सेल को हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, ये क्रोमैटिन नेटवर्क बनाने का काम करते हैं। क्रोमैटिन नेटवर्क के बारे में हम सेल डिवीजन के दौरान ये न्यूक्लियस में पढ़ेंगे, तो टेंशन ना लेना, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में जो और चीज आपको जाननी है कि ये फैमिली ऑफ केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो कि केराटिन वाली फैमिली में आते हैं, फैमिली ऑफ केराटिन प्रोटीन, ठीक है। और ये क्या बनाते हैं, बहुत सारे प्रोटीन रैप अप होते जाते हैं, जैसे आप चोटी बनाते हो ना बालों की, ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक चोटी लिए, दो चोटी लिए, तीन को ऐसे ऐसे रैप करते जाते हो, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट ऐसे ही बनते हैं, ये रैप करते जाओ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केराटिन फैमिली में बहुत सारे प्रोटीन्स आते हैं, उनको आप रैप करते जाओ। जैसे काइनेसिनिक प्रोटीन होता है, उसको बाकी सारे प्रोटीन के साथ रैप करते हो, केराटिनिक प्रोटीन होता है, उसको रैप करते जाओ, तो एक हमको चोटी लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। अब मैं फैमिलीज में नहीं जा रही हूँ, तो आप क्या करते जाओगे, ऐसे ऐसे रैप करते जाओगे, तो आपको कुछ चोटी लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको आप इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हो। इंटरमीडिएट फिलामेंट है तो ना तो
ये माइक्रोट्यूब्यूल से बड़ा होगा और ना ही माइक्रोफिलामेंट से छोटा होगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट मतलब बीच का है, तो इसका जो लेंथ होता है वो करीब 10 नैनोमीटर होता है, जबकि माइक्रोट्यूब्यूल का लेंथ आपने कितना पढ़ा 25 नैनोमीटर। यहीं आप माइक्रोफिलामेंट का लेंथ कितना होता है 7 nm, तो बीच का हुआ ये, इसका लेंथ आपको समझ में आया कि इंटरमीडिएट लेंथ का होता है, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। ये क्या करता है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। ये और क्या देता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। जैसे बाल हैं तो बालों में ये टेंसाइल स्ट्रेंथ देने का काम करता है, ठीक है। तो ये आपके बाल जितने ज्यादा केराटिन प्रोटीन बढ़िया होगा उतना बाल आपके मजबूत होंगे, तो ये आपको मजबूती देता है। क्रोमैटिन फाइबर्स बनाने का काम करता है, न्यूरोफिलामेंट्स बनाने का काम करता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं ये सबसे बड़े होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल कैसे होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल सबसे बड़े होते हैं, हॉलो होते हैं, सेंटर से हॉलो होते हैं। सेंटर से अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें, माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको लेकर चलूं तो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे ऐसे रोज रोज रोज, तो ऐसी 13 रोज लगी होती हैं और सेंटर पर ये हॉलो होता है, 25 नैनोमीटर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। माइक्रोफिलामेंट में आओ, सबसे छोटा होता है ये, ठीक है, और ये एक्टिन मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं। और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो कि केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं, फैमिली ऑफ केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं, और टेंसाइल स्ट्रेंथ और क्रोमैटिन और न्यूरोफिलामेंट बनाने का काम करते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। अभी मेरा बेसल बॉडी बचा हुआ है, ये चीज आप याद रखना, नहीं तो बच्चों गड़बड़ हो जाएगी। कहाँ गए अपन, सेंट्रियोम सेंट्रोसोम, हाँ। अब हम लोग थोड़ा सा एक एक करके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिटेल पढ़ लेते हैं। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, क्या होता है सेंट्रोसोम, भैया जिसके अंदर सेंट्रियोल होता है उसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं, इसमें क्या इतना टेंशन लेना है। सो सेंट्रोसोम एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें आप कहते हैं सेंट्रियोल। कैसे अरेंज रहते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा, मतलब एग्जैक्टली ऐसा रहता है, ठीक, ऐसा, ठीक, देखो दिख रहा है ना ये, हाँ। एक सेंट्रोसोम एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम सेंट्रियोल्स कहते हैं, ठीक है, ओके। ये सराउंड सेंट्रोसोम जो है इसके चारों तरफ क्या रहता है, काइनोप्लाज्म, ठीक है। तो ये सेंट्रियोल के चारों तरफ क्या रहता है, काइनोप्लाज्म, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ये रेड रेड आपको क्या दिख रहे हैं, सेंट्रियोल, ठीक है। स्पिंडल फाइबर दिख रहे हैं आपको, ये किससे बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। ये हो गए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की जिस जगह से सेंटर पे हरा हरा आपको दिख रहा है, इट इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर, ठीक है। ये हो गए, काइनेटोकोर के सेंटर पर होता है सेंट्रोमियर्स जो होते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े होंगे आपकी कहानी। सेंट्रियोल्स will attach with the kinetochores, इसके बारे में भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। काइनेटोकोर जो है सेंट्रोमियर के पास होता है, सेंट्रोमियर अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, ठीक है। तो सेंट्रियोल पाया जाता है सेंट्रोसोम के अंदर। सेंट्रोसोम एक सेल ऑर्गेनल होता है जो कि एनिमल सेल में ही पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। और सेंट्रोसोम के अंदर जो सेंट्रियोल पाए जाते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर देखें, it has possess a role of 9 peripheral fibrin और tubulin protein, ठीक है, fibrins of tubulin proteins, tubulin protein, ठीक है, tubulin protein, ठीक है। आप समझो क्या बोल रहे हैं ये, हम ये बोल रहे हैं कि इसमें पूरा रोल होता है, रोल मतलब अरेंजमेंट होता है, 9 रोल्स ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोल्स होते हैं, 9 कतारें होती हैं इस एक स्ट्रक्चर में विच इज कॉल्ड एज सेंट्रियोल, ठीक है। कौन से प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं ये रोल्स। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये ट्यूबुलिन को क्या कहते हो, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। सेंटर पर कोई ट्यूबुलिन प्रोटीन या कोई माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूबुलिन प्रोटीन क्यों कह रहे हो, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन का ही बना होता है। जो राउंड राउंड दिख रहे हैं ये क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल ही है, तो उसको ट्यूबुलिन प्रोटीन भी कह सकते हो। तो 9 रोल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, 9 रोल्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, दोनों एक ही बात है, ठीक है। सेंटर पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता इसलिए इसको 9+0 अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है, ओके। तो ईच जो ट्रिपलेट है वो 3 माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है, 3 ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, 3 फाइब्रिल का बना हुआ होता है, ठीक है। सेंटर पर ये जिस स्ट्रक्चर से जुड़े रहते हैं इसको कहते हैं हब। हब इज ए प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो कि सारे माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर को जोड़े हुए रखता है, ठीक है। और सारा जो
हब रहता है वो माइक्रोट्यूब्यूल से किससे जुड़ा होता है, स्पोक से। किससे जुड़ा होता है, स्पोक से। तो ये रस्सी जो आपको दिखाई दे रही है ये है स्पोक। क्या है, स्पोक। और सारे माइक्रोट्यूब्यूल दूसरे वाले रोल के माइक्रोट्यूब्यूल से लिंकर से जुड़े होते हैं, विच इज कॉल्ड एज एसी लिंकर। नाउ सेंट्रियोल क्या करता है, सेंट्रियोल हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडीज फॉर द सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजिला। अब यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं what is the exact meaning of the basal body. Basal body जो होता है basically it is the attachment. ठीक है, what is a basal body? Basal body is basically the attachment. ठीक है, what is a basal body? Basal body is the attachment for the cilia and flagella. ठीक है, basal body is the basically attachment for the cilia and flagella. तो let me draw the flagella. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक flagella का डायग्राम बना दिया, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बना दिया। तो यहां पर मैंने एक फ्लैजिला का डायग्राम बना दिया। ठीक है, डन। तो ये क्या हो गया, बेसल बॉडी। ठीक है, ये हो गया फ्लैजिला। फ्लैजिला में हमने कौन सा अरेंजमेंट पढ़ा, 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, जबकि बेसल बॉडी में कौन सा अरेंजमेंट पढ़ेंगे, 9+0 अरेंजमेंट। क्यों 9+0 अरेंजमेंट पढ़ेंगे, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सेंट्रियोल। क्योंकि ये किससे बना होता है, सेंट्रियोल से बना हुआ होता है। 9+0 अरेंजमेंट है, सेंट्रियोल से बना हुआ होता है, ये चीज याद रखिएगा। 9+0 अरेंजमेंट, इसके अंदर सेंट्रियोल होता है, 9+0 अरेंजमेंट होता है। तो ये क्या है, सबके दादाजी हैं। ठीक है, सबको बेसल बॉडी से अटैच रहना ही पड़ेगा, दादाजी की सबको बात सुननी है, कोई इधर उधर जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये याद रखना कि दादाजी से सीलिया और फ्लैजिला अटैच रहते हैं। जो भले ही उसके पास सीलिया और फ्लैजिला के पास 9+2 अरेंजमेंट है, तो क्या हुआ, वो तो रोते रहते, हमारे पास 9+2 अरेंजमेंट, हमने सेंटर पर भी माइक्रोट्यूब्यूल रखा, फिर भी हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल का नंबर कम है। इसीलिए बेसल बॉडी के पास हमेशा सेंट्रियोल होते हैं जो कि सीलिया और फ्लैजिला को अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, और वो हमेशा 9+0 अरेंजमेंट शो करते हैं, 9+0 9+2। ठीक है, now centriole forms the spindle fiber that give rise to the spindle apparatus during the cell division. सेंट्रियोल्स जो होते हैं उससे स्पिंडल फाइबर बनता है, सेंट्रियोल ही ओरिजिनेट करते हैं स्पिंडल फाइबर्स को। तो सेंट्रियोल भी माइक्रोट्यूब्यूल का बना है और स्पिंडल फाइबर भी। ठीक है, जो सेल डिवीजन में आपने देखा क्या रोल है कि भैया बीच से वो क्रोमोसोम्स को फाड़ देते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सीलिया एंड फ्लैजिला। Cilia and flagella are fine hair growth, not exactly fine hair growth, flagella तो थोड़ा बड़ा होता है। Okay, outgrowth of the plasma membrane, extension of the plasma membrane. Cilia are the smaller, causes the movement. या तो देखो 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 कैसे मूव कर रहे हैं, देखो पैरामीशियम आ रहा है यहाँ से, कैसे पीछे की ओर मूवमेंट हो रहा है, इट इज लाइक। ठीक है, तो यहाँ पर कोई खाना है तो वह पीछे की ओर मूव कर करके उधर जगह भेज देगी, चल जा उधर जा। ठीक है, तो हमेशा सीलिया का मूवमेंट पीछे की ओर ही होता है, देखो पीछे की ओर मूवमेंट हो रहा है, चप्पू चलाते हैं ना जैसे ऐसे। ठीक है, ना फ्लैजिला जो होते हैं वो हमेशा लॉन्गर होते हैं और सेल का मूवमेंट कराते हैं। तो मैंने आपको दो चीजें पहले ही बता दी थी, या तो सीलिया किसी सामान को मूव करवाए, समझे बात को, या तो सीलिया किसी सामान को मूव करवाए या खुद को मूव करवाए। फ्लैजिला खुद को ही मूव कराता है, जैसे स्पर्म का मूवमेंट। ठीक है, लिसन टू, देखो देखो कैसे सेल को झकझक मूव करवा रही है। चलो, यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजिला, कितना अरेंजमेंट होता है सीलिया और फ्लैजिला के पास, 9+0 अरेंजमेंट होता है सीलिया और फ्लैजिला के पास। चलो देखे आ जाओ, देखो दे आर मेम्ब्रेन बाउंड एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड एक्सटेंशंस होते हैं। ठीक है, अराइज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक बेसल बॉडी से जुड़े होते हैं, अभी बताया मैंने आपको। सीलिया और फ्लैजिला का कोर जो होता है वो एक्सोनिम होता है, जहां पे माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज रहते हैं। एक्सोनिम जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ होता है, चारों तरफ माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, पर यहाँ ट्रिपलेट की बजाय क्या होता है, डबलेट होते हैं। ठीक है, और पेयर्ड होते हैं, और एक पेयर प्रेजेंट होता है सेंटर पर, इसीलिए इसको कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, सेंटर ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द ब्रिज called as central sheath, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग उसको। central sheath is connected by the peripheral doubler radial spoke, the total 9 radial spoke। आ जाओ देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं डायरेक्ट, आ जाओ देखो कितना बढ़िया बना है, आओ। so this is the plasma membrane। ठीक है, now ये हो गए माइक्रोट्यूब्यूल डबल डबल के फॉर्म में। ठीक है, फिर उसके बाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको आप ए बी लिंकर कहते हैं, ब्रिज भी कह सकते हैं। नाउ
यहाँ पर जो रेड वाला दिख रहा है इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल शीथ, मतलब सेंटर वाले बाहर वाले से डिवाइड रहते हैं थ्रू द सेंट्रल शीथ। ये याद रखना कि सेंटर के जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो बाहर वाले माइक्रोट्यूब्यूल से अलग रहते हैं थ्रू द सेंट्रल शीथ। किससे अलग रहते हैं? सेंट्रल शीथ से अलग अलग रहते हैं, ठीक है। नाउ सेंट्रल शीथ से अलग अलग रहते हैं और हर जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल है वो सेंट्रल शीथ से जुड़ा हुआ रहता है। मैंने डायरेक्ट इनसे बता दिया था पर याद रखना सेंट्रल शीथ से, ठीक है, थ्रू द रेडियल स्पोक, दैट्स इट, ठीक है। नाउ ये बात आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो ये हुआ सीलिया और फ्लैजिला, ये क्या हुआ? सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि साइटोस्केलेटन किन किन चीज़ों से बना हुआ रहता है, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? जिसमें हम लोगों ने पढ़ा माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा माइक्रोफिलामेंट के बारे में। इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, इसमें कोई परेशानी तो नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइटोस्केलेटन। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज लेट मी नो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू लेक्चर। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।